और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे जो मैथ का हमारा पहला प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1। प्रश्नावली 1.1, ठीक है। 1.1 की आज बात करेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। लेकिन सबसे पहली बात, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करते रहें, जिससे कि उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं कि प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। चलिए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पहले नंबर का पहला नंबर है 135 और 225। पहला नंबर है 135 और 225। 135 तथा 225 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसकी सहायता से निकालना है, तो हमें निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के लिए सबसे पहले हम रफ कार्य करते हैं, तो रफ कार्य इधर लिख लेंगे। अब देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, चूंकि 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। 225 बड़ा है 135 से, तो 225 में क्या देंगे, 135 का भाग देंगे। 135 का जब हम भाग देते हैं, 225 में 135 का भाग देते हैं, तो कितनी बार जाएगा, अगर हम 2 बार ले जाते हैं तो 135 गुणे 2, 2 पंचा 10, 1 आया, 2 तिहाई 6, 6 1 7, 2 1 कम 2, 270 होता है। अतः कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। एक बार ले जाते हैं, कितना आया, 35 आया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया, तो कितना आया, 9 3 12, ठीक है, 9 आया। कितना आया, 9 आया। फिर इसके बाद 9 का भाग किस में देंगे, 9 का भाग देंगे 135 यानी कि 135 में भाग देंगे। कितने में देंगे, 135 में भाग देंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि 90 का भाग 135 में कितनी बार जा रहा है, तो 90 का भाग 135 में एक बार जा रहा है। एक बार लेके जाएंगे तो 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो 5 में से 0 गया, आया क्या, 5। 13 में से 9 गया, कितना बचा, 4। कितना बचा, 4, ठीक है। अब 45 का जो भाग होगा किसमें दिया जाएगा, 90 दिया जाएगा, यानी कि 90 में दिया जाएगा। कितने में दिया जाएगा, 90 में दिया जाएगा, ठीक है। एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा, एग्जाम में आपके 100 में 100% नंबर आएंगे, ठीक है। 30% स्कूल के होंगे, 70% आप कहीं छोड़ के नहीं आएंगे। बस ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो करके चलिएगा। फिर 45 का भाग देंगे 90 में, तो कितने बार जाता है, 2। 45 दूना 90, ठीक है। 45 दूना 90 आया, 0 0 खत्म, 9 से 9 खत्म। अब यहाँ पे क्या आया है,
45 जो अंतिम संख्या होती है, अंतिम भाजक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, मासा बोलते हैं, यानी कि HCF। HCF यहाँ पर कितना आया 45। लेकिन इस विधि से तो हमें लगाना नहीं था, हमें लगाना किस विधि से है, युग्मित विभाजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम मैंने आपको बता चुका हूँ। एल्गोरिथम क्या है, एक मतलब हमें सिस्टम बताता है। क्या बताता है, सिस्टम, तरीका बताता है। किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए तरीका होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, तो तरीका क्या है, तो आप पहले वीडियो में देख सकते हैं, उसमें इंट्रोडक्शन मैंने करवाया था और साथ में कुछ उदाहरण भी करवाए थे। इस वाले वीडियो में प्रश्नावली कर रहे हैं, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है कि 225 बड़ा है 135 से, ठीक है। तो हमने भाग दिया 225 में 225 135, ठीक है। हमें लिखना किस फॉर्मेट में है, तो a बराबर बी क्यू प्लस का r फॉर्मेट लिखना है, जब तक कि r क्या हो जाए, या तो 0 के बराबर हो जाए, ठीक है, या तो 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा रहे, ठीक है। दोनों कंडीशन फॉलो होंगी, या तो r 0 के बराबर हो जाए या r 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो 135 का भाग दिया था हमने, कितने में दिया था, 225 में कितनी बार गया, 1, ठीक है। एक बार कितना शेषफल आया, 90। तो यहाँ पे लिखेंगे r बराबर 0 के नहीं है, r बराबर 0 के नहीं है, अतः यह HCF नहीं हो सकता, अतः HCF नहीं हो सकता, ठीक है। अभी HCF नहीं हो सकता जब तक कि r की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़े ना आ जाए, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे हमने क्या किया है, 135, ठीक है। यहाँ पे डाल देंगे स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में हमने क्या किया, 135 पे 90 का भाग दिया, ठीक है। तो कितनी बार गया, एक बार, शेष कितना आया, 45 यानी कि 45 आया, कितना आया, 45 यानी कि 45। फिर हम देख रहे हैं कि r की जो वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है, अतः यह भी HCF नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, 90 पे भाग दिया, कितनी बार गया, 90 पे किसका भाग दिया, 45 का, कितनी बार गया, 2 बार, और जो वैल्यू आई r की वो क्या आ गई, 0 आ गई, क्या आ गई, 0। लिख देंगे r बराबर 0, अतः 225 और 135 का HCF 45 होगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने निकाल लिया 135 तथा 225 का HCF क्या होगा, तो 135 तथा 225 का HCF कितना आया, 45 आया, कितना आया, 45 यानी कि 45 आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 196 और 38,220 का HCF निकालिए। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले वही काम हमें करना है, रफ वाला। रफ कार्य करेंगे, 38,220 में 196 का भाग देना है, ठीक है। तो 196 का भाग देंगे 38,220 में, तो देखते हैं कितनी बार में जाता है। जब अगर हम मासा निकाल रहे थे, HCF निकाल रहे होते हैं, तो हमें एक बार में पूरा भाग ले जाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो एक बार में पूरा भाग ले जाएंगे तो ये भाग जा रहा है 195 बार, कितनी बार जा रहा है, 195 बार। 195 बार जा रहा है तो कितना आएगा, 38,220 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 38,220 आएगा, सारा खत्म हो जाएगा। तो इसमें एल्गोरिथम लगाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे 38,220 बड़ा है 196 से, 38,220 बड़ा है 196 से। जब 38,220 196 से बड़ा है तो हमने भाग लगाया,
और एल्गोरिथम लिखा, एल्गोरिथम में हम किसकी सहायता लिखेंगे, तो प्रमेयिका की सहायता लेंगे। प्रमेयिका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, और जो जीरो छोटा या बराबर आर के तथा आर छोटा बी से, इस कंडीशन को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो लिख लेते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, 38,220 बराबर 196 गुणे 195 प्लस का 0, आर बराबर 0, आर बराबर 0, अतः 196 और 38,220 का HCF 196 होगा। ठीक है, खत्म हो गई बात, आंसर निकल आया, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब घर के लिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो आपको घर से करना है, आपका होमवर्क है। तो लिख देता हूँ, आप लिख लीजिएगा, आपको होमवर्क में करना होगा। ठीक है, क्या है, 867 और 867 और 255, 867 और 255 का क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसकी सहायता से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। ये आपका हो गया होमवर्क। क्या हो गया, होमवर्क। आपको घर से इस क्वेश्चन को करना है। ये NCERT बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे। NCERT की जो पुस्तक है उसके सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करेंगे, मस्ती के साथ भी करेंगे। ठीक है, समय को देखते हुए हर चीज़ करेंगे। चलिए, तो आपने नोट कर लिया होगा, घर से आप कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है। ठीक है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा। मैथ में सबसे बड़ी बात होती है कि डरा नहीं जाता है, बिना डरे बिना हिचक के क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के क्वेश्चन करना होता है। अगर आप डरेंगे तो कभी भी आप मैथ हल नहीं कर सकते हैं। तो बिना डर के साथ स्टार्ट करते हैं। कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ क्यों कोई पूर्णांक है। ठीक है, क्यों क्या है, पूर्णांक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें लगाना किसकी सहायता से है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना हल। ठीक है, माना ए एक पूर्णांक है। ठीक है, ए एक पूर्णांक है। देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से देखिएगा। माना ए क्या है, एक पूर्णांक है। ए क्या हुआ, एक पूर्णांक हुआ। ठीक है, फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, किसकी सहायता से लिखनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आपने पढ़ी है तो याद भी होगी। तो क्या होता है, ए बराबर BQ+ का आर, जहाँ 0 छोटा होता है या बराबर होता है आर के, और आर छोटा होता है बी से। किससे छोटा होता है, बी से। ठीक है, ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम देखते हैं कि हमें निकालना किसका है, तो 6q+1, 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं जो b की वैल्यू है, b बराबर क्या है, 6 है। कितना है, 6। अगर b की वैल्यू 6 होती है, कुछ भी आपको आंख मूंद के देखना है क्वेश्चन में, जो इस प्रकार से क्यों के साथ जो वैल्यू ऐड हो, क्यों के साथ जो वैल्यू रखी जाएगी, वही क्या कहलाएगी, बी कहलाएगी। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल से आपको आंख मूंद के यही देखना है कि क्यों किसके साथ, क्यों के आगे कौन सी संख्या।
तो क्यों के आगे क्या लगा है 6, इसलिए b क्या हो गया 6 के बराबर। जब b की वैल्यू 6 हो जाती है तो इस समीकरण को जब आगे हल करेंगे तो क्या बनेगा, तो a बराबर 6q प्लस r क्या बन जाएगा, a बराबर 6q प्लस r। दूसरी कंडीशन जो होगी, अब v की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं तो इसमें पुटअप करेंगे और इसमें भी करेंगे। तो 0 छोटा या बराबर r से r बड़ा r छोटा है 6 से। r किससे छोटा है 6 से। जब हमें पता चल गया कि r की जो वैल्यू होगी वो किससे छोटी होगी 6 से छोटी होगी, तो हम लिख लेते हैं r की जो संभावित वैल्यू है वो कौन सी हो सकती हैं। तो जब हमें इतना पता हो गया कितनी होंगी 6 से छोटी होंगी, 6 से छोटी कितनी भी हो सकती है, तो 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, r की जो बाकी वैल्यू होंगी, ठीक है, बाकी मान होंगे वो क्या होंगे 6 से छोटे होंगे, इसलिए r के जो संभावित मान हैं कौन कौन से हैं 0 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे हल करते हैं। तो अब हम r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर मान क्या रखना है 0 रखना है। तो r बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो क्या आता है, देख लेते हैं। तो दिया है a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर 6q प्लस 0, तो a बराबर 6q कितना आया 6q, क्योंकि 0 ऐड करेंगे तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है मान पर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं जो a की वैल्यू है वो कितनी निकल के आई है, a की वैल्यू है 6q। अब हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है विषम पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में पूछा है, विषम पूर्णांक के बारे में। तो विषम पूर्णांक का अर्थ क्या होता है कि कोई ऐसी संख्या जो 2 से भाज्य ना हो, जो 2 से भाज्य हो जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, और जो नहीं विभाजित होती वो क्या होती है, विषम होती है। क्या होती है, विषम होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मान देंगे समीकरण 1। ठीक है, या समीकरण 1 ना मान करके सीधे लिख सकते हैं a बराबर 6 में 2 से भाग देने पर। ठीक है, अगर हम 2 से भाग देंगे तो 6q में अगर 2 से भाग दिया जाता है, 6q में 2 से भाग दिया जाता है तो कितना आ जाएगा 3q। कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3q आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या हो गई, ये संख्या 2 से विभाजित हो गई। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः यह सम धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से ये पहला वाला सिद्ध हो चुका है कि यह तो धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला काम क्या करना है। तो r बराबर क्या रखना है 1, r बराबर 1 रखने पर, ठीक, r की वैल्यू क्या रखनी है 1 रखनी है। अब r की वैल्यू 1 रखनी है तो फिर से वही समीकरण लिखेंगे। तो a बराबर का 6q प्लस का r की जगह पे क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो a बराबर 6q प्लस आया। अब इसमें क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, लेकिन 2 से भाग इसमें नहीं जा रहा है, 1 क्या हो रहा है बच रहा है। ठीक है, अगर हम करेंगे भी 3 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 2 तिहाई 6। ठीक है, कितना आएगा 3, 3 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 4। ठीक है, और इसमें अब क्या मान आ रहा है कि जो 6q प्लस 1 है, 6q प्लस में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती है। तो अतः यहाँ पे लिख देना 2 से अविभाज्य, 2 से अविभाज्य। ठीक है, क्या लिखना है 2 से अविभाज्य। अतः यह धनात्मक
विषम पूर्णांक है। ठीक है, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए आगे का स्टेप आगे देखते हैं। अगला क्या है, अगला हमें करना है r बराबर 2 रखने पर, क्या रखने पर, r की वैल्यू क्या रखनी है, तो r बराबर 2 रखने पर, चलिए r बराबर 2 वैल्यू रख लेते हैं। तो a बराबर 6q प्लस 2, तो a बराबर 6q प्लस 2 में 2 से भाग देने पर, जब हम भाग देंगे तो दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। कितना आ जाएगा, 3q प्लस का 1। ठीक है, 2 से भाग देने पर क्या मिलता है, 3q प्लस का 1। तो लिख देंगे अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, हो गया। अगला देखेंगे, अगला स्टेप, अब हमें रखना है r बराबर 3 रखने पर, r बराबर 3 रखने पर, तो a बराबर 6q प्लस का 3, फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग दिया जाएगा तो यह जो 3 है लास्ट वाला, यह 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं प्यारे बच्चों कि आगे क्या लिखा है। तो अब हमारा जो स्टेप r तक, r की वैल्यू कितनी रखनी है, 4, r की वैल्यू 4 रखने पर। ठीक है, r की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तब क्या होता है, तो r की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो a बराबर 6q प्लस का 4, फिर क्या करेंगे, 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर क्या करना है, 2 से भाग देना है। जब 2 से भाग देते हैं तो यह संख्या क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, 3q प्लस का 2 बचता है। अतः यह धनात्मक सम पूर्णांक है। ठीक है, अतः यह क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है, r बराबर 5 रखने पर। ठीक है, r की वैल्यू कितनी रखनी है, 5 रखनी है। तो r की वैल्यू 5 रखने पर देखते हैं कि a बराबर 6q प्लस का 5, फिर क्या करते हैं, 2 से भाग देने पर, जब 2 से भाग दिया जाएगा तो यह संख्या जो 5 है 2 से विभाजित नहीं हो रहा है। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं, अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, इसमें वे मार्च कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कितने सैनिक हैं, 616 है। ठीक है, एक जो टुकड़ी है सेना की टुकड़ी में कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं। इन 616 सदस्यों को इनके पीछे चलना है, तो 32 बैंड वाली, मान लो ये ऐसे, ठीक है, ये क्या है, बैंड वाली बैंड के सदस्य हैं, किसके सदस्य हैं, बैंड वाले सदस्य हैं। इनके पीछे इन 616 को चलना है
और दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब जो स्तंभ बनेंगे समान संख्या वाले होंगे, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, मतलब कितने स्तंभ स्थापित किए जाएं कि सारे आर्मी के जवान एक दूसरे के पीछे चलते रहें। तो चलिए, हमें पता है जब अधिकतम की बात आती है तो अधिकतम का मतलब क्या होता है, HCF। क्या होता है, HCF। कभी भी अधिकतम संख्या की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही कह रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या है, तो HCF देखेंगे तो HCF निकाल लेते हैं। इसका 616 और 616 और किसका निकालना है, 32 का। 616 और 32 का हमें निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं। तो 616 32 का भाग देंगे, मतलब 32 का भाग देंगे तो कितनी बार जाता है, 19 बार जाएगा। कितनी बार जाता है, 19 बार। जब 19 बार हम ले जाते हैं तो कितनी बार जाएगा, 19 दूना 38, 3 आया, 19 दूना 38, 29 57 और कितना ऐड किया, 3 ऐड किया तो कितना हो गया, 60 हो गया। कितना आया, 608 आया। 6 से 8 घटाया, नहीं घट रहा तो 16 से 8 गए, कितना आया, 8 आया। खत्म हो गए। 8 बचा, 8 का भाग देंगे 32 में तो 8 चौक 32। ठीक है, अब क्या हो गए, R की वैल्यू 0 हो गई। अतः 616 ये नहीं लिखेंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या अधिकतम संख्या 8 होगी। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आ गया कि जो स्तंभों की संख्या होगी कितनी होगी, 8 होगी। अगला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है, किसी भी संख्या का अगर हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर दें तो जो पूर्णांक m के लिए उसका मान 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए दर्शाते हैं, फिर से वही कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। क्या है, माना a एक पूर्णांक है। ये क्या है, एक पूर्णांक। ठीक है, जब a एक पूर्णांक है तो हम किसकी सहायता लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर b क्यों प्लस का r 0 छोटा या बराबर हो r के, r छोटा हो b से। ठीक है, तो इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, ये कंडीशन फॉलो करनी है और ये समीकरण है, इसकी सहायता से हम लगाएंगे। तो आगे हमें क्या दिया है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो b की वैल्यू है, b की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3। हमने बताया था कि जो भी क्यों के साथ उपस्थित हो वही क्या होता है, b होता है। क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी दी गई है, 3 दी गई है। यानी कि जो r है, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू क्या दी गई है, क्या, 3। तो ये समीकरण क्या होगा, आप b का अगर मान रखेंगे तो a बराबर का b क्यू प्लस का 3 इसका मान रखेंगे b का तो 3q प्लस r 0 छोटा या बराबर r से, r छोटा 3 से। ठीक है, अब देखो आगे देखते हैं। तो अगर इस प्रकार है, r क्या होगा, 3 से छोटा होगा, तो r की जो संभावित मान है वो क्या होंगे, 0 1
2, ठीक है। 3 से क्या होंगे, छोटे होंगे। इस प्रकार अब क्या करेंगे, r बराबर 0 रखने पर, ठीक है, r बराबर क्या रखना है, 0। तो a बराबर 3q प्लस का 0, ठीक है। तो a बराबर का 3q, फिर क्या बोला है, वर्ग करने पर लिख देंगे, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर का 3q का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर का 3 त्रिका 9q स्क्वायर। तो a स्क्वायर बराबर का 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 3q स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे हम, इसको मानेंगे कि 3q स्क्वायर बराबर m, ठीक है, जहाँ 3q का मान क्या है, m के बराबर है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर बराबर का 3m, क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर बराबर का 3m। देखें m के लिए हमें हमारा जो मान था वो मिल चुका है कि अगर हम पूर्णांक का धनात्मक पूर्णांक क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, तो m के लिए 3m हमें प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी, चलिए आगे देखते हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो डाउट क्लियर कर लीजिएगा। चलिए आगे शुरू करते हैं। आगे अब हमारे पास क्या बचा, r की जो वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है। तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर, अब r की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। समीकरण क्या है हमारा, a बराबर 3q प्लस का r, ठीक है। अब r की वैल्यू कितनी रखनी है, 1 रखनी है, तो 1 रख दिए हैं। फिर क्या कहता है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर का 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी, बिल्कुल नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो a स्क्वायर बराबर का इसको करेंगे तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो a स्क्वायर मतलब 3 त्रिका 9, ठीक है। अगर नहीं आपको है तो लिख देते हैं 3q का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3q प्लस 3ab इंटू 1, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या आया, a स्क्वायर बराबर का 3 त्रिका 9q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 3 दूनी 6q। 1 का कोई मतलब 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो वही संख्या वापस आ जाएगी। इसको हम सही से लिखते हैं तो 9q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का 1। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो कोई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जो कॉमन मिल रही हो, यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा हो, क्योंकि हमें 3m के रूप में लिखना है। तो यहाँ पे क्या 3 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये दोनों संख्याओं में 3 कॉमन मिल रहा है। तो इसी को लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर का 3 कॉमन ले लिए तो 3q स्क्वायर प्लस का 2q प्लस का 1, इस प्रकार से आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो a स्क्वायर बराबर का 3m प्लस का 1, a स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 3m प्लस का 1 लिख देंगे, जहां 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर है m के, ठीक है। 3q स्क्वायर प्लस का 2q बराबर है किसके, m के। अतः हम लिख सकते हैं कि a स्क्वायर बराबर का 3m प्लस का 1। कोई डाउट है, नहीं है। तो आगे देखिएगा, तो r का अगला मान है, r बराबर दूसरा क्या दिया है, r बराबर अब 2 रखना है, ठीक है। r बराबर 2 रखने पर, ठीक, r बराबर 2 रखने पर तो देखते हैं। तो r बराबर 2 रख देंगे तो a बराबर
3 प्लस का 2, ठीक है। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक, दोनों पक्षों को क्या करना है, वर्ग करना है। तो ए स्क्वायर बराबर का 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का, सॉरी 3 प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। जब तोड़ेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर का 3 का स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। इस प्रकार से हल करेंगे तो ए स्क्वायर बराबर 3 का 9 स्क्वायर प्लस का 2 दूनी 4 प्लस का 3 दूनी 6 6 दूनी 12 क्यों, ठीक है। सुटेबल तरीके से लिखेंगे अच्छे तरीके से, तो 9 स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का 4। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या 3 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो जब 3 कॉमन नहीं मिल रहा तो आगे देखते हैं कि यहाँ पे हम 4 को क्या कर सकते हैं, 4 को अगर तोड़ें तो 3 धन 1 लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर का 9 स्क्वायर प्लस का 12 प्लस का 3 प्लस का 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखेंगे, आगे हम क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो ए स्क्वायर बराबर का हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। जब 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन के पश्चात क्या बचेगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 1 प्लस का 1, इस प्रकार से बचेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर का 3m प्लस का 1, ठीक है। इस प्रकार से ये भी प्रूफ हो गया कि जो वैल्यू है वो क्या आई है, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 लिख देना, जहाँ 3 स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 1 बराबर 10, ठीक है। किसके बराबर है, जो सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ 3 स्क्वायर प्लस का 4 प्लस का 1 बराबर है किसके, m के, ठीक है। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे हमने देख लिया कि जो m पूर्णांक के लिए 3m प्लस 1 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हमने दर्शा दिया, कोई दिक्कत, बात क्लियर हो गई। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है। सेम क्वेश्चन आ गया जो अभी हमने चौथे में किया था, सेम क्वेश्चन है, लेकिन करके आपको बता देते हैं। चलिए देखिएगा, सबसे पहले माना ए एक पूर्णांक है, ठीक है, ये एक पूर्णांक है। फिर क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस का आर, 0 छोटा या बराबर है आर से, आर छोटा है बी से, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे जो बी की वैल्यू है, तो बी बराबर क्या आया है, 9 आया, बी की वैल्यू क्या आई है, 9 आई है। मैंने कहा था कि जो क्यू के साथ जो संख्या जुड़ी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं। तो बी क्यू के साथ कौन है, 9 है, तो इसलिए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है ये बात। चलिए अब अगर हम b की वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a बराबर 9q प्लस का r, 0 छोटा या बराबर r से छोटा किससे, 9 से, ठीक है। तो जो r की संभावित वैल्यू होगी, r की संभावित वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से होगा। तो r की संभावित वैल्यू हो गई। तो आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आगे हमें क्या करना है,
मान को पुटअप करना है। अगर हम r बराबर 0 रखें, ठीक है, r का मान 0 रखने पर, ठीक है, रख देते हैं तो a बराबर 9q प्लस r की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रख दी है। फिर क्या आ जाएगा, तो a बराबर 9q, क्या आया, a बराबर 9q, लिख देना दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर। जब दोनों पक्षों का घन करते हैं तो a की क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। तो 1 क्यूब प्लस 9, जो 9 होता है, 9 का वर्ग कितना होता है, 729, कितना होता है, सॉरी क्यूब क्या होता है, 729, ठीक है, वर्ग होता है 81। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, 1 क्यूब प्लस बराबर, यहाँ पे कॉमन क्या लग सकते हैं, हमें लिखना किस रूप में है, 9 प्लस m के रूप में, तो हमने कॉमन क्या ले लिया, 9, तो बचा क्या, 81 बचा 81 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो a क्यूब बराबर 9m, क्या हो गया, 9m, यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ 81 क्यूब बराबर है m के, ठीक है। अगर ये m के बराबर हो जाती है तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9m लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9m लिख सकते हैं। चलिए आगे क्या करना है, अगला है कि अगर हम r बराबर 1 रखें तो, ठीक है, तो r बराबर 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर देखते हैं, r का मान 1 रखेंगे तो a बराबर बी क्यू प्लस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे बी नहीं है, बी के स्थान पर 9, ठीक है। दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो क्या आएगा, a के क्यूब प्लस का 1 क्यूब बराबर 9q प्लस का 1 का होल क्यूब, ठीक है। चलिए हल करते हैं, ये क्या बन गया, 1 क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है। तो इस फार्मूले को तोड़ेंगे तो क्या होता है, 1 क्यूब बराबर का a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस का 3ab, ठीक है, कोष्टक में a प्लस b, इस प्रकार से हो गया। चलिए इसको आगे हल करते हैं। आगे क्या है, तो इसको हल करते हैं। 1 क्यूब बराबर 9 का क्यूब कितना होता है, 729 होता है, कितना होता है, 729 क्यूब। फिर इसके बाद 1 का क्यूब घन कितना आएगा, 1 आएगा, इसका करेंगे तो आएगा कितना, 9 त्रिक 27, कितना आएगा, 9 त्रिक 27, और 27 का अगर गुणा करेंगे 9 में तो आएगा 243, कितना आएगा, 243 क्यूब स्क्वायर प्लस का, फिर आगे 27 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 27 बी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 बी। फिर इसे हम किस रूप में लिखेंगे, सुटेबल तरीके से लिखेंगे, 1 क्यूब बराबर का 729 क्यूब प्लस का 243 क्यूब स्क्वायर प्लस का 27 क्यूब प्लस का 1। अब यहाँ पे देखते हैं हमें कॉमन क्या मिलता है, तो यहाँ पे हम देखें कॉमन तो 9 मिल रहा है, 1 क्यूब बराबर का 9 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 81, कितना बचेगा, 81, कितना बचेगा, 81 बचेगा, ठीक है। 81 क्यूब प्लस का, अगर हम इसका देखते हैं, इसका क्या आएगा, 45 का, तो 9 अगर हटाएंगे तो किससे बना है, 27 से बना है, किससे बना है, 27 से, तो आता कितना आ जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर, क्या आ जाएगा, 27 क्यूब स्क्वायर, ठीक, प्लस का
ये कितना हो जाएगा 1 प्लस का 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ठीक, बस लिखना क्या है, जहाँ 81 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 1 बराबर है m के। ठीक है, जहाँ ये वैल्यू किसके बराबर है, m के, इसलिए हम लिख सकते हैं तो कि a क्यू स्क्वायर बराबर 9m प्लस का 1। तो ये भी सिद्ध हो चुका है। अगला है 9m प्लस 8 सिद्ध करना है हमको। तो आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे, r बराबर 2 रखने पर, r का मान कितना रखने पर, 2 रखने पर रख देते हैं a बराबर 9 प्लस का 2। फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं होगी। अगर समीकरण आया बस r की वैल्यू पुटअप कर देनी है, r की वैल्यू हमने पुटअप कर दी, कोई दिक्कत। चलिए आगे देखिए। फिर कि दोनों पक्षों को क्या करना है, घन करना है। सॉरी, क्या करना है, घन करने पर। सबसे घन का सवाल पूछा था, क्या बोला है, घन बोला है। तो घन कर देते हैं। तो a के क्यूब बराबर का 9q प्लस का 2 का होल क्यूब। फिर से ये बन गया a प्लस बी का होल क्यूब। तो लगा देंगे 1 क्यूब बराबर 9q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3ab 3 इंटू 9q इंटू 2 कोष्टक में a प्लस बी। क्या आएगा, a प्लस बी, इस प्रकार से आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको हल करेंगे। 1 क्यूब बराबर का इसका क्या आएगा, 729 क्यू क्यूब प्लस का 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस इसका क्या आएगा, 9 का 27, 27 दूनी 54, कितना आएगा, 27 दूनी 54, 54 नहीं हम 516, कितना आएगा, 516 क्यू स्क्वायर। इसका कितना आएगा, तो 54 दूनी 108, कितना होता है, 54 दूनी 108 क्यू। ठीक, इस प्रकार से आया। फिर से हमें क्या करना, सीरियल लिखना है। तो लिख देंगे 1 क्यूब बराबर का 729 क्यू क्यूब प्लस का 516 क्यू स्क्वायर प्लस का 108 क्यू प्लस का 8। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर से कॉमन ले लेंगे। 1 क्यूब बराबर 9 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचा, 81 क्यू क्यूब प्लस 516 से, अगर 516 से 9 हटा लेंगे तो कितना बचेगा, 54 बचेगा। कितना बचेगा, 54 बचेगा। ठीक है, 54 क्यू स्क्वायर, अगर इससे हटा लेंगे, इससे कितना हटाएंगे, 9 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 नहीं हम 108। ठीक है, तो कितना बचेगा, 12 क्यू प्लस का 8। ठीक, 8 में कोई कॉमन नहीं मिलेगा, इसलिए 8 क्या होगा, कोष्टक के बाहर होगा। तो 1 क्यूब बराबर का 9m प्लस का 8, 9m प्लस का 8। तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देंगे, जहाँ 81 क्यू क्यूब प्लस का 54 क्यू स्क्वायर प्लस का 12 क्यू बराबर m। ठीक है, ये सब किसके मान किसके बराबर है, m के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं 1 क्यूब बराबर का 9m प्लस का 8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सिद्ध होता है। अब आगे के क्वेश्चन, आगे की प्रश्नावली अगले अभ्यास में कराई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप घर में रिवीजन करिएगा।